Welcome to my channel Exam तैयारी। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम अपने वीडियो में सेकंड थ्योरी देखने वाले हैं, सेकंड सिद्धांत देखने वाले हैं जो कि है पावलोव का सिद्धांत और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इससे पहले मैंने आप लोगों को थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताया डिटेल में। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पावलोव की थ्योरी जो है वो क्या थी? तो उनकी जो थ्योरी है वो थी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, यानी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। इसके जो पावलोव जी थे वो क्या थे? वो एक शरीर शास्त्री थे, ठीक है, और कहाँ के थे? रूस के थे। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन सी टेट में तो नहीं आते, लेकिन अदर टेट्स जो हैं उनमें आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्पेशली यूपी टेट में ऐसी इस तरह की डीप थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो पूछी जाती है। तो इस संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आई.पी. पावलोव ने किया था और इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो सिद्धांत है उसका आपको जो दूसरे नाम है वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप देखेंगे तो एक ही नाम के बहुत ज़्यादा आपको नाम मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप याद रखिएगा, ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत लिखा हो या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत लिखा हो या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत लिखा हो, तो सभी जो हैं वो एक ही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अब देखिए, सबसे मेन नाम आप ये याद रख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित का क्या मतलब होता है? यानी कि हम किसी क्रिया के प्रति कैसे हो जाए? अनुकूल हो जाए, अडेप्टेड हो जाए, हमें आदत हो जाए, हम उसी तरह से अपने आप को ढाल लें। तो यही कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अपनी क्रिया में अपने सिद्धांत में रखा कि कोई भी जो बालक है किसी चीज़ को कैसे सीखता है, वो धीरे धीरे सीखता है और एक समय ऐसा आता है जब वो उसके प्रति क्या है? अनुकूलित हो जाता है, अडेप्टेड हो जाता है, उसे पूरी तरह आदत हो जाती है कि हाँ, अगर मेरे सामने ऐसी कंडीशन है तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूँगा, यानी ऐसी ही प्रतिक्रिया जो है वो मैं शो करूँगा। यह माना जाता है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना मानव की प्रवृत्ति है। अब इनका मानना था कि कोई अगर उद्दीपक हम किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करता ही करता है, यानी अगर स्टिमुलस दिया है तो हम रिस्पॉन्स करेंगे ही, और ये क्या है? ये हमारी एक मानव की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है, तब नवीन उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती है। इस प्रकार अनुक्रिया नए उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या हैबिट होती है कि अगर हमारे सामने कोई चीज़ रखी जाएगी, कोई नई चीज़ आएगी, तो हम उसके प्रति रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्शन कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम रिएक्शन ज़रूर करेंगे। अब जब हमें उस चीज़ की जो हमारी अनुक्रिया थी, जो उद्दीपक था उसकी हमें आदत हो गई, ठीक है। अब उसी उद्दीपक के साथ अगर हम एक और नया उद्दीपक जोड़ के फिर प्रस्तुत करें तो क्या है? तब भी हम जो है वो उस उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया को शो करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े समय बाद जो पुराना उद्दीपक था उसे हटा दें, ठीक है, जिसकी हमें आदत हो चुकी थी उसको हम हटा दें, और जो नया उद्दीपक था हमारा उस सिर्फ उसी को हम सामने रखें, तब भी व्यक्ति जो है उसके प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करेगा जो कि वो पहले कर रहा था, क्योंकि अब उसे आदत हो गई है कि हाँ, ये वाली चीज़ मेरे सामने आती है तो हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया, तो इसे उन्होंने अपने एक प्रयोग द्वारा बताया था। उस प्रयोग से आप बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या था उनका प्रयोग। देखिए, उन्होंने अपना प्रयोग जो है वो एक कुत्ते पे किया था, और वो कुत्ता था भूखा, ठीक है। उन्होंने भी भूखा कुत्ता लिया, जिस तरह से थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली ली थी, उसी तरह से इन्होंने भी क्या एक जानवर पर ही अपना प्रयोग किया, जो ये था कुत्ता। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि उन पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था। कुत्ते को उन्होंने क्या किया? भोजन देते समय वे कुछ दिनों तक घंटी बजाते थे। यानी क्या करते थे? पहले वो घंटी बजाते थे, उसके बाद उसको भोजन देते थे। ऐसा उन्होंने काफ़ी दिन तक कंटिन्यू किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई।
तब भी कुत्ते के मुख से लार टपकने लगी। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, देखिए उन्होंने क्या किया कि कुत्ता क्या है हमारा, कुत्ता भूखा है। अब कुत्ता क्या, कुत्ता वो व्यक्ति है या वो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है जो कि रिएक्शन करेगा, यानी कि जो प्रतिक्रिया करेगा। अब कुत्ते को उन्होंने क्या किया है, भोजन दिया। तो भोजन यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है, क्योंकि उत्प्रेरक क्या है, जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करे। तो भोजन देखते ही कुत्ता क्या फड़फड़ाने लगेगा कि हाँ भाई वो तो भूखा है, तो उसे भूख लगेगी तो झटपटाने लगेगा, है ना, तो प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे भोजन हमारा उत्प्रेरक है और कुत्ता जो है जो प्रतिक्रिया को देगा। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने भोजन दिया, जो हमारा कैसा उत्प्रेरक है, पुराना उत्प्रेरक है, उसके साथ उन्होंने क्या किया, कुछ समय तक घंटी बजाई। घंटी बजाना एक नया उत्प्रेरक है, समझ रहे हैं आप। तो पुराने उत्प्रेरक के साथ नया उत्प्रेरक को जोड़ के उन्होंने भोजन दिया उसे लगातार, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि जो मूल उत्प्रेरक था यानी भोजन जो था उसको उन्होंने हटा दिया और सिर्फ उन्होंने घंटी बजाई। फिर भी उन्होंने देखा कि कुत्ता जो है उसको पता चल गया कि हाँ अब मुझे खाना मिलने वाला है और उसके मुंह से लार टपकने लगी। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आती है कि कुत्ते ने अब ये सीख लिया था कि घंटी बजाने पर उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया या संबंध प्रतिक्रिया कहा। संबंध प्रतिक्रिया क्या कि अब क्या है, उसका संबंध बन गया, यानी कि जो नया उत्प्रेरक था वो भी जो है उसकी प्रतिक्रिया जो थी पुरानी उससे जुड़ गया। उसे पता चल गया कि अब घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो खाना देखे तभी उसे लगेगा, तभी लार टपकेगी और उस मतलब कि वो प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। अब वो सिर्फ घंटी की आवाज़ पर भी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने लगा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को जहाँ अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहते हैं। अब अस्वाभाविक उत्प्रेरक कौन सा हो गया, घंटी हमारी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ घंटी बजाने से क्या, अगर पहले ही सिर्फ घंटी बजाते तो क्या कुत्ता समझ पाता कि हाँ मुझे खाना मिलेगा, नहीं, है ना। अस्वाभाविक उत्प्रेरक को क्या किया था, स्वाभाविक उत्प्रेरक के साथ जोड़ के उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पे यही बताया है कि कुछ समय बाद क्या होता है, अस्वाभाविक उत्प्रेरक या उत्तेजक जो है वो स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ले लेता है। तो ऐसी इस तरह का जो सीखना है वो हमारा अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि अब क्या हो गया है, वो कुत्ता अनुकूलित हो गया है, अडेप्टेड हो गया है कि अगर घंटी बजेगी, घंटी की आवाज़ के प्रति अनुकूलित हो गया कि घंटी बजेगी तो हमें खाना मिलेगा। इसे आप शॉर्ट वे में समझ सकते हैं कि स्वाभाविक उत्तेजक था भोजन, ठीक है, तो कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया प्रदर्शित की, क्या, लार टपकने लगी, खाने को देखते ही उसकी लार टपकने लगी। उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या किया कि अस्वाभाविक उत्प्रेरक या उत्तेजक को स्वाभाविक उत्तेजक के साथ जोड़ दिया, यानी भोजन के साथ उन्होंने क्या, घंटी बजाने लगे। घंटी क्या है, अस्वाभाविक उत्तेजक है, ठीक है। उसके जब इन्होंने दोनों मिला के काम किया तब भी कुत्ते ने क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया को प्रदर्शित किया, यानी कि लार टपकने लगी। अब थर्ड में उन्होंने क्या किया कि स्वाभाविक उत्तेजक को हटा दिया, भोजन को हटा दिया, सिर्फ अनुकूलित उत्तेजक जो था उसको दिया। उसके बाद भी उन्होंने देखा कि कुत्ते की जो लार है वो टपकने लगी, यानी कि अब वो एक अनुकूलित अनुक्रिया को प्रदर्शित करने लगा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए यहाँ पे टर्म्स की फुल फॉर्म मैंने लिखी है। तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया अपना कुत्ते पे और बताया कि धीरे धीरे क्या होता है, जब हम बच्चे को धीरे धीरे किसी चीज़ को सिखाते हैं तो एक समय एक ऐसा आता है जब वो बच्चा जो है उस सिखाई गई चीज़ के प्रति जो है पूरी तरह से अनुकूलित हो जाता है और प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब हम देखें कक्षा में हम किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं सिद्धांत का। अनुकूलित अनुक्रिया का शिक्षा में उपयोग। पहला है स्वभाव व आदत का निर्माण, यानी अगर हमें बच्चों में अच्छे हैबिट्स और वैल्यूज़ को डेवलप करना है तो हम इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। पावलोव के अनुसार प्रशिक्षण पर आधारित विभिन्न प्रकार की आदतें शिक्षा तथा अन्य अनुशासन अनुकूलित अनुक्रिया की श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी उनका कहना है कि अगर हमें बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, अच्छी वैल्यूज़ डेवलप करनी है, स्कूल के माहौल
को अच्छा बनाना है तो हमें धीरे धीरे क्या है उनको उनकी आदत में उसको डालना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि डेली हमें प्रैक्टिस कराना। अगर हम चाहते हैं हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो फ़िटनेस पे अपनी ध्यान दें, तो हमें क्या करना है, रेगुलरली हमें उनकी एक क्लास लेनी है जिसमें हम योगा कराएं। अब धीरे धीरे जब आप उनको कराएंगे तो उनकी आदत में आ जाएगा कि हाँ, मुझे अब ये योगा जो है वो करना चाहिए, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर आप प्रैक्टिस नहीं भी कराएंगे तो भी उन्हें कुछ समय बाद वो खुद से ही क्या है ये सेल्फ एनालाइज कर लेंगे और खुद से ही चीज़ों को करने लगेंगे। तो उसके लिए ये सिद्धांत कार्य करता है। दूसरा है भाषा का विकास। भाषा के विकास में क्या है कि बालक में भाषा के विकास के अधिगम हेतु अनुकूलन का सिद्धांत काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। शैशवावस्था में बालक को शब्द का विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके सिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब हम उन्हें कोई भी वर्ड सिखाते हैं तो अगर हम सिंपली उनको बोलेंगे कि सेब, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, तब वो उतने बेहतर या जल्दी तरीके से नहीं सीखते। अगर हम उनको ए फॉर एप्पल बोल कर एप्पल दिखाएं भी साथ में, या बी फॉर बॉल बोल के बॉल दिखाएं भी, तो वो चीज़ों को जल्दी सीख लेते। उसके बाद अगर आप कुछ समय बाद उस जो उनके पास प्रत्यक्ष या एप्पल या बॉल है उसे आप हटा देंगे, उसके बाद भी आप बोलेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो वो समझ जाएंगे कि एप्पल क्या चीज़ होती है, अपने माइंड में एक इमेज बना लेंगे क्योंकि वो उसके प्रति क्या है अनुकूलित हो गए हैं। तो भाषा जो है उसमें भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। थर्ड है गणित शिक्षण में सहायक है। गणित शिक्षण में ये बहुत ज़्यादा सिद्धांत सहायक है क्योंकि मेनली अगर देखें तो ये सिद्धांत क्या कराता है, ये इसमें फोकस किया गया है प्रैक्टिस पे। ठीक है, बार बार आप क्या है चीज़ों को करवाओ ताकि बच्चा जो है उस चीज़ के प्रति पूरी तरह अनुकूलित हो जाए। तो मैथ में तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए ये सिद्धांत यहाँ पे भी लागू किया जाता है। फोर्थ है अभिवृत्ति का विकास। बालकों के समक्ष उचित एवं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा उनमें उचित अभिवृत्ति का विकास भी किया जा सकता है। फिफ्थ है हमारा मानसिक तथा संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। यानी अगर मेंटली बच्चा जो है वो किसी तरह से वीक है या बौद्धिक क्षमता उसकी थोड़ी सी अस्थिर है, तो हम उसका उपचार भी कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। अनुकूलन तथा अभ्यास द्वारा बालकों में संवेगात्मक स्थिरता विकसित की जा सकती है। मानसिक उपचार में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे आप कर सकते हो, अगर आप देख रहे हो कोई बच्चा वीक है या मेंटली थोड़ी उसे प्रॉब्लम है, तो आप धीरे धीरे उसके हिसाब से चीज़ों को उसके सामने करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ, ताकि वो क्या है उसके प्रति अनुकूलित हो जाए और चीज़ों को वो सीख जाए। नेक्स्ट है अनुशासन। दंड एवं पुरस्कार का उचित प्रयोग करके अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा छात्रों के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है आप देखते हो कि शैतान है, बातों को नहीं मानता है, तो हम उनको हल्का फुल्का दंड देके या पुरस्कार देकर भी जो है उनको उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको सुधार ला सकते हैं। और लास्ट है हमारा समाजीकरण में सहायक। इस सिद्धांत द्वारा बालकों में समाजीकरण के प्रति तथा अनुकूलन कराकर बालकों का समाजीकरण किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो चीज़ें कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम कोई ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें बताया गया कि बार बार उसे प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर एक समय आता है कि जब वो जो है उसके प्रति अनुकूलित हो जाता है या उसे पूर्णतः सीख लेता है, अगर उस चीज़ को हटा दिया जाता है तो भी वो उसे कर लेता है। इस तरह के ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलते तो आप सीधे से समझ जाइएगा कि वहाँ पे पावलोव के सिद्धांत की बात की गई है। अब उन्होंने ये सिद्धांत दिया गया, अच्छा सिद्धांत था, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी किया गया, फिर भी इनकी थोड़ी बहुत आलोचना की गई। अब इनकी आलोचना किस बात पे की गई कि ये जो सिद्धांत था वो कैसा था, जटिल विचार श्रृंखला की उचित व्याख्या करने में असफल रहा। जटिल विचार श्रृंखला यानी कि अगर कोई कठिन या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात है तो उसको ये क्लियर नहीं कर पाया। और इस सिद्धांत द्वारा अधिगम अस्थायी रहता है। जब तक उत्तेजक बार बार दोहराए जाते हैं उस समय तक संबंधता बनी रहती है। यदि उत्तेजकों के संबंध को समाप्त कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया प्रभावहीन हो जाएगी। उत्तेजकों को कुछ काल तक प्रस्तुत नहीं किया जाए तो प्राणी उससे संबंध प्रतिक्रिया को भूल जाएगा। यानी आलोचक जो थे उन्होंने ये बात बोला कि ये जो उन्होंने बोला कि जो SR बॉन्ड बनता है, यानी कि जो भी हमारा
स्टिमुलस है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करता है बच्चा, वो तब तक ही बना रहता है जब तक हम बार बार उसके सामने उत्तेजक को लाते रहेंगे, कुछ कुछ समय बाद, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ लंबे समय तक हम उस उत्तेजक को सामने नहीं लाते हैं, तो उसके अंदर जो वो अनुक्रिया प्रदर्शित करने लगा था, या जो अनुकूलन आ गया था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई आलोचना में उनकी, ठीक है। तो आलोचना में मेन पॉइंट यही था कि जटिल बातों को ये प्रस्तुत नहीं करता, और जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है, अस्थायी होता है इससे प्राप्त होने वाला ज्ञान, ठीक है। बाकी अच्छा सिद्धांत था ये, और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि वो क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अभी मैं जब सारे सिद्धांत कंप्लीट करा लूँगी सीखने के 4, ठीक है। अब स्किनर और हल हमारा बच्चा है, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड सारे ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको ज़रूर करवाऊँगी, ताकि आपका रिवीजन भी और आपको आइडिया भी लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। कोई और क्यूरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।